औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं दिनेश रियाज और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी कि FA ICS ICOM की जो इंग्लिश है उसका पार्ट 1 है हमारे पास, यानी कि 11वीं क्लास की फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है। इससे पहले जो चैप्टर वाइज हमने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं बुक 1 के, जो बटन से लेके तो द एंजल एंड द ऑथर्स एंड अदर्स यहाँ तक 15 चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। वो चैनल पे अपलोड है, वो अगर आपने नहीं देखे तो उसको देखिए। उसके बाद जो है अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे बुक 3 की पोइम्स। बुक 3 में दो चीज़ें हैं, एक तो प्लेज है, प्लेज की वीडियो इसके बाद आपको मिलेगी, और ये जो हमारे पास है ये है जी आज पोइम्स। ये 20 पोइम्स हैं आपकी, यानी कि 20 नज़में हैं जिसके शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाए गए हैं। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार हाँ आपको पेपर में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इनके आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आप देख लें कितने हैं जी, 51 शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपको 20 पोइम में से ये निकाले गए हैं। इनको आप तैयार करें, आपके इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन पोइम के भी रेडी हो जाएंगे। आपको 30 नंबर के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तीनों के मिला के, प्लेस के, पोइम के और चैप्टर्स के, तीनों के मिला के आपको जी 30 नंबर के आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आइए जी इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आइए, हाउ कैन रेनी डे बी इंजॉयड, जो बारिश का दिन है उसको कैसे इंजॉय किया जा सकता है। A rainy day brings players and freshness. It can be enjoyed by playing games, listening music and eating delicious dishes. कहता जी ये खुशियाँ लाता है और ताजगी लाता है बारिश का जो दिन है, इससे इसको हम इंजॉय कर सकते हैं खेल के, म्यूजिक सुन के और उस खाने से, मुख्तलिफ किस्म के मज़े मज़े वाले खाने खाने से हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है जी, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है। वाई डज द पोइट होप टू हैव अ लवली साइड आफ्टर द रेन, या फिर हाउ डज द सीनरी लुक आफ्टर रेन, यानी कि बारिश के बाद कैसे नज़ारे होते हैं, ये मेन का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा द पोइट होप्स दैट द सन विल कम आउट एंड इट स्टॉप्स रेनिंग, शायद उम्मीद करता है कि बारिश रुक जाएगी और सूरज निकल आएगा। इट विल मेक द सीन लवली, इससे नज़ारे खूबसूरत हो जाएंगे। द पोइट हाईलाइट्स द डिलाइटफुल आस्पेक्ट ऑफ रेन ऑन प्लांट एंड ह्यूमंस, और शायर ने जो है ना उसका हाईलाइट किया, यानी कि वाज़िया किया है जो एक अच्छा जो असर है बारिश का पौधों पर और इंसानों पर। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, द इम्पोर्टेंस, द क्रिटिकल appreciation of the poem The Rain. The poet criticizes the society where the rich enjoy the real bliss while the poor are just helpless spectators. कहता जी इस पोएम में शायर ने एक तनकीदी नज़रिया पेश किया है कि सोसाइटी के अंदर जो अमीर लोग हैं वो सही नेमतें एंजॉय कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे बेयार मददगार देखते रहते हैं। However, he hopes that the sun will shine bright after the rain. फिर उसने इसको इस तरफ इशारा किया है कि अगर बुरे वक्त आते हैं तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है, यानी कि बारिश जो है ना वो आम तौर पे गरीब जो है उनके लिए रहमत नहीं होती है, एक किस्म की जहमत बन जाती है, उनके घर भी कच्चे वगैरह होते हैं। तो फिर वो इस उम्मीद में होते हैं कि बारिश खत्म होगी तो सूरज निकलेगा, तो उनके लिए खुशियाँ बढ़ेंगी। इस तरह दोनों ही इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी बयान किया गया है। व्हाट इज द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोएम द रेन, रेन की जो जो अलामती अहमियत है वो क्या है। द रिच लीव स्टैंड फॉर रिच पीपल एंड द पुअर लीव फॉर पुअर पीपल, उसने दरख्त की मिसाल दी थी कि बारिश जब पड़ रही है तो ऊपर वाले पत्तों पर ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद जो एक एक कतरा काट के नीचे वाले पत्तों पर पड़ती है, उसको उसने ऊपर वाले जो पत्ते हैं बाहर वाले उसको रिच लीव्स कह दिया है और रिच पीपल के साथ उसको तशबीह दे दी है, और जो दरख्त के सेंटर में इनके नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको यानी कि पुअर पीपल से उन्होंने तशबीह दी है। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड रिच पीपल विद रिचेस, अल्लाह ताला ने जो अमीर लोग हैं उनको अमीरियत से नवाजा है।
दे मस्ट गिव सम मनी टू द पुअर, और उनको चाहिए कि वो कुछ पैसे गरीबों को भी दें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग। नाइट मेल क्या लाती है? इनमरेट द वेरियस ड्यूटीज दैट नाइट मेल परफॉर्म्स। फॉर whom डज द नाइट मेल ब्रिंग मेल। कहते जी नाइट जो मेल है जो रात को चलती है वो क्या लेके आती है, ठीक है, या कौन सी ड्यूटियां वो करती हैं। तो ये है जी, द नाइट मेल ब्रिंग्स लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड चेक फॉर द रिच एंड द पुअर। कहता जी जो रात को चलने वाली ट्रेन है, नाइट मेल जो इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, वो पोस्टल ऑर्डर लेके आती है, चेक लेके आती है, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। फॉर मैन एंड वुमन, औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी, एंड दी फॉर ओल्ड एंड यंग वंस, जवानों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। हाउ डज द शीप डॉग बिहेव ऑन हर अराइवल। यानी कि जो भेड़ियों की निगरानी करने वाला जो कुत्ता है वो ट्रेन के आने पर किस तरह बिहेव करता है, क्या रवैया होता है उसका। वाई डू द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ ट्रेन। ट्रेन इनके आने पर जो शीप डॉग्स हैं वो क्यों सोए रहते हैं, क्यों नहीं उठते। द शीप डॉग्स कैन नॉट चेंज द कोर्स ऑफ द पावरफुल ट्रेन, कोर्स ऑफ पावरफुल ट्रेन। कहता जी वो जो पावरफुल ट्रेन है वो उसका यानी कि कुछ भी नहीं बदल सकते। दे कैन नाइदर कैच नॉर बाइट इट, ना वो उसे पकड़ सकते हैं ना ही उसे काट सकते हैं। सो दे डू नॉट मेक एनी यूजलेस एफर्ट एंड गो ऑन स्लीपिंग, वो किसी किस्म की बेकार कोशिश नहीं करते और सोए रहते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ब्लैंक फेस कोचिज। जो ब्लैंक फेस कोचिज है शायर का, इससे क्या मुराद है। द ब्लैंक फेस कोचिज मीन्स दे डू नॉट एक्सप्रेस एनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, इनके वो किसी किस्म का कोई भी एहसास उसके अंदर नहीं है, ना ही वो ज़ाहिर करती हैं। देयर फेस लुक इमोशनलेस, उनका जो चेहरे हैं वो यानी कि इमोशनलेस का मतलब ये होता है कि एहसास उसके अंदर नहीं होता, इमोशन इनके अंदर नहीं होते। इट आल्सो मीन कोचिज विदाउट विंडोज, यानी कि ये इससे मुराद वो यानी कि कोचिज हैं जिसके अंदर दरवाजे विंडो खिड़कियां नहीं होती। दीज आर स्पेशली यूज फॉर मेल, ये सिर्फ जो है ना खतों किताबत के लिए यूज होती हैं। डज द नाइट मेल डिस्टर्ब द लाइफ ऑन फार्म, क्या नाइट मेल जो है वो फार्म की जो जिंदगी है उसको डिस्टर्ब करती है। हाउ मच डज द नाइट मेल अफेक्ट द फार्म लाइफ, या व्हाट हैपन व्हेन द नाइट मेल पास बाय द फार्म, जब फार्म के पास से गुजरती है तो फिर उसका क्या होता है। व्हाट डज जेंटली शेक व्हेन व्हाट डज जेंटली शेक व्हेन द नाइट मेल पासिस बाय, जब नाइट में गुजरती है तो क्या हिलता है, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि इसके शो 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, इसका आंसर एक ही है। द नाइट मेल पासिस थ्रू फार्म विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स रूटीन लाइफ। नाइट मेल जो है ना वो एक फार्म में से गुजरती है और उसकी जो रूटीन लाइफ है उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। ओनली अ जग ऑन द टेबल शेक्स अ बिट, सिर्फ टेबल के ऊपर मेज के ऊपर जो एक जग पड़ा हुआ है उसको सिर्फ हल्का सा हिलाती है। पीपल आर यूज टू द नॉइस ऑफ द ट्रेन, लोग जो है ना ट्रेन का जो शोर है उससे मैं यानी कि आदत पड़ गई है उनको। विच फ्रूट इज मैंशन इन दी पोइम, पोइम में जो नज़म है उसमें कौन से फल का जिक्र है। द चेरी फ्रूट हैज बीन मेंशन इन दी पोइम, चेरी जो फल है उसका जिक्र किया गया है। इट इज हैंगिंग अलोंग द बोज ऑफ द चेरी ट्री, और ये चेरी जो का जो दरख्त है उसकी जो शाखें हैं उसके साथ ये लटक रहा है। द चेरी इज इन फुल ब्लूम, जो चेरी का जो दरख्त है वो एक अपनी पूरी यानी कि शान शौकत में है, यानी कि फला फूला हुआ है। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा पोएम इसकी हम लिखना चाहें तो द चेरी, ठीक है, लवली ऑफ द चेरी, इसका शायद अब इसका नाम जरूर दे देगा आपको। ईस्टर इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, ईस्टर जो है ना उसका जिनके जिक्र किया गया है पहले स्टैंजा में। द क्रिश्चियन सेलिब्रेट इट आफ्टर 21 ऑफ मार्च, 21 यानी कि 21 मार्च के बाद वो ये जो क्रिश्चियन बरादरी है वो इसको सेलिब्रेट करती है।
इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, ये खुशियां लाती है और अमन का पैगाम देती है। हाउ डज द चेरी ट्री लुक, चेरी का जो दरख्त है वो किस तरह दिखाई देता है। हाउ इज चेरी डिपिक्टेड बाय द पोइट, तो चेरी का दरख्त है वो उसको किस तरह शायर ने यानी कि ज़ाहिर किया है। और उसके बाद वाई डज द पोइट कंसिडर चेरी द लवलीस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज, जो शायर हैं उन्होंने जो चेरी है उसको तमाम दरख्तों से एक खूबसूरत क्यों कहा है। हाउ डज द चेरी डू टू द ग्लोरी ऑफ ईस्टर, या ईस्टर की शान में किस तरह ये बढ़ाती है चेरी। लोडेड विद फाइव फ्लावर, सफेद फूलों से भरा हुआ। चेरी रिप्रेजेंट द स्प्रिंग सीजन, ये बहार के मौसम को ज़ाहिर करता है। इन विच क्रिश्चियन सेलिब्रेट देयर रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें जो क्रिश्चियन हैं वो अपना मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इट सीम्स दैट चेरी हैज worn white dress to celebrate the glory of this festival, और ऐसा लगता है कि जैसे चेरी ने सफेद लिबास पहन लिया है इस फेस्टिवल की शान शौकत को मनाने के लिए। इसका ये मतलब यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ रीडर, ये जो शायर है वो रीडर जो रीड करने वाला है उसके जहन में किस तरह के एहसास जो हैं वो पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। द पोएट क्रिएट द फीलिंग ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, जब शायर जो है वो बहादुरी और हौसलामंदी की जो है ना एहसास पैदा करता है किसके अंदर, रीडर के अंदर। ही सेज दैट अ ब्रेव पर्सन गेट्स ग्लोरी आफ्टर फेसिंग हार्डशिप, कहता जी जो बहादुर आदमी है ना वो मुश्किलात के बाद उसको यानी कि फतह होती है, उसको शान शौकत मिलती है। वाइल अ कवर्ड मैन इनएक्टिव इन हिज लाइफ, जबकि जो बुज़दिल आदमी होता है वो अपनी ज़िंदगी में भी क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है, मुतहरिक नहीं होता। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई, द टाइटल पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में जो आपका मकसद है उसके ऊपर ये अहमियत फोकस करता है। अ पर्सन शुड बी वेरी क्लियर वेयर ही इज गोइंग एंड व्हाट ही इज डूइंग, और ये इंसान को बिल्कुल अपने अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है। डज द रीडर डिस्करेज द राइडर, क्या रीडर ने जो राइडर है उसको उसकी हौसला शिकनी की है। व्हाट डज द रीडर से टू द राइडर, या फिर जो रीडर है जो पढ़ने वाला है उसने राइडर को क्या कहा। डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन रीडर एंड राइडर, दोनों के दरमियान बात बताइए, कौन सी यानी कि बातचीत हुई है। फिर वाई डज द रीडर टेल द राइडर अबाउट द वैली, रीडर ने राइडर को वादी के बारे में क्यों बताया। विच थिंग कैन मेडन द राइडर मैडम द राइडर, राइडर को किसी ने पागल किया। व्हाट डेंजर ऑफ द वे डज द रीडर पॉइंट आउट ऑफ द टू द राइडर, रीडर ने कौन से खतरात से आगाह किया राइडर को। राइडर वो होता है जो सवारी कर रहा है, रीडर वो होता है जो पढ़ रहा था बैठ के। हाउ डज द रीडर डिस्करेज द राइडर, वही सारे एक तरह के सवाल यानी कि उसने बार बार पूछे हुए हैं। व्हाट थ्री डेंजर्स डज द रीडर मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, कौन से तीन जो होप हैं वो जो रीडर ने पहले जो है ना शेर है उसमें बयान की है। द रीडर ट्राइज टू फ्रीडम द राइडर बाय टेलिंग हिम अबाउट अ फैटल वैली, ये एक वैली है फैटल वैली उसके बारे में बताया। डंग हिल, एक पहाड़ी के बारे में बताया। पाइप बिग गैप, और एक बड़े जो गैप है उसके बारे में बताया। डार्कनेस और तरीकी के बारे में बताया। रफ ट्रैक्स, कच्चे यानी कि खराब रास्ते के बारे में डराया। फिर घूस्ट, फिर ये जो है जिन भूत वगैरह इसके बारे में। डिजीज बीमारियां एंड लेक ऑफ ईटेबल, और खाने की कमी के बारे में डराया। ये सारी चीज़ों के बारे में रीडर ने राइटर को डराया। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ राइटर, राइटर की जो क्वालिटियां खूबियां वो क्या थी। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज द राइटर, राइटर किस तरह का आदमी है। द राइटर इज diligent, hardworking, bold, courageous and fearless person, इनके वो बहुत यानी कि मिसाद मेहनती था, बोल्ड था, हौसलामंद था, ना डर था, इस तरह का यानी कि वो आदमी था।
ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वार्निंग ऑफ द रीडर, वो रीडर की किसी भी किस्म की वार्निंग से डरने वाला या असर उस पर नहीं करने वाली कोई भी उसकी वार्निंग। ही कंटिन्यू हिज वर्क, उसने अपना काम जारी रखा। वट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्कनेस, शायर अंधेरे में खड़ा, उसकी क्या इनके साथ साथ हैं। द पोइट फील्स सॉरी फॉर द पुअर ब्लैक चिल्ड्रन who cannot buy and enjoy the easily, जो शायर है वो उन बच्चों पर तरस आ रहा है, उसको काले बच्चे, पुअर ब्लैक चिल्ड्रन, जो कि ना खरीद सकते हैं और ना ही वो आराम से इंजॉय कर सकते हैं कोई चीज़ लेके खा के। He comes to the conclusion that man's natural love for pleasure cannot be crushed, और उसने एंड पे ये नतीजा निकाला कि इंसान की जो कुदरती ख्वाहिश है ना खुशी मनाने की, वो कभी भी मोहब्बत की और खुशी मनाने की, उसको कभी भी कुचला नहीं जा सकता। Why has the poet used cannon ball to describe the fruit? फलों को ज़ाहिर करने के लिए शायर ने उनको कैनन बॉल क्यों कहा, बंदूक के गोलों की तरह क्यों उसको यानी कि तशबीह दी। हाउ डू द फ्रूट इन द फ्रूट स्टॉल लुक लाइक, यानी कि जो फ्रूट स्टॉल है ना उसमें जो फ्रूट है वो किस तरह दिखाई देते थे। हाउ आर द फ्रूट लाइंग इन द स्टॉल, यहाँ स्टॉल में किस तरह फ्रूट फल पड़े हुए थे। इन द मॉडर्न एज, जदीद ज़माने में बम्स वर यूज इन वार, जंग में बम जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता था। एंड द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट, और पूरी दुनिया यही खतरे से मुब्तला है। द फ्रूट आर इन राउंड शेप, जो फल हैं वो गोल शक्ल में है। सो दे लुक लाइक गन शेल और बम्स, तो इसलिए वो एक जो बम्स हैं उनकी तरह लग रहे हैं, और जो गन है उसकी गोलियों की तरह यानी कि लग रहे हैं। What is the main idea, central idea, critical appreciation, symbolic significance of this poem? ये जो पोइम है ना, ये वाली फ्रूट स्टॉल वाली, इसी आगे पोएम का नाम आपको जरूर देगा, ठीक है। तो उसका बताना जी मेन आइडिया, मेन थीम क्या था। दिस पोएम टेल अस दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल, इसने मैं बताया जी कि दुनिया जो है ना ये मुश्किलात से भरी है। बट देर आर फ्यू जॉयज एज वेल, यहाँ पर कुछ खुशियाँ भी हैं। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे मासूम हैं। दे एंजॉय देमसेल्फ, वो इनके अपने आप में ही मगन रहते हैं, एंजॉय करते हैं, इनके मजे लेते रहते हैं। एंड फॉरगेट द पेन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की जो मुसीबतें हैं मुश्किलें उसको भूल जाते हैं। आगे जी, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द सिंधी वुमन, जब शायर ने सिंधी खातून को देखा तो उसने क्या यानी रिफ्लेक्ट किया, क्या उसने इजहार किया अपना। द एज पोएट सॉ द सिंधी वुमन ही थॉट दैट those who bear the burden of life always remain strong and straight। शायर ने कहा है जी, वो लोग जो यानी कि जिंदगी का जो भार उठाते हैं ना, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। इसी तरह ये सिंधी औरत थी, उसने ना सिंधी औरत को देखा ना, उसने पानी के घड़ा सर पर रखा हुआ है और चल रही है, तो अपनी बिल्कुल स्टिल उसकी यानी कि हालत है, उसकी चाल भी बड़े मुहतात अंदाज में वो चल रही है। तो इसी को उसने तशबीह दी है कि जिनके ऊपर बर्डन होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े मजबूत अंदाज में वो चलते हैं। दिस पोइम आल्सो टेल्स अस दैट दोज हु डू देयर ड्यूटी वेल आर सक्सेसफुल इन लाइफ, और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है, नज़म जो है, कि जो अपनी जो जिम्मेदारी है वो बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। What kind of a picture of the Karachi slums do we get after reading the poem? कहता जी नज़म पढ़ने के बाद हम कराची का जो कचरा है उसके बारे में हमें किस तरह यानी कि तस्वीर कशी मिलती है। कराची जो कचरे हैं, कचरे के ढेर हैं, उनके बारे में। After reading the poem we come to know the real picture of the Karachi slums। इस नज़म को पढ़ने के बाद हमें कराची के जो कचरे के ढेर हैं उसके बारे में जो हकीकत है उसका पता चलता है। दैट आर फुल ऑफ गार्बेज, जो कि बड़े हुए हैं कचरे से, स्टोन्स पत्थरों से, पीसीज ऑफ ब्रोकन ग्लास,
एंड ड्राई फूड, टूटे हुए शीशों से और खुशक खानों से ये बड़े हुए हैं। हाउ डज दी वुमन वॉक, औरतें कैसे चलती हैं। हाउ डज अ सिंधी वुमन वॉक थ्रू दी बाजार, जो सिंधी खतून है वो बाजार से किस तरह चलती है। हाउ चार्मिंग इज द गेट ऑफ द सिंधी वुमन, सिंधी जो खतून है उसकी चाल कितनी दिलकश है। वट वाज सिंधी वुमन कैरिंग ऑन हर हेड, सिंध की जो खतून है वो अपने सर पर क्या लेके जा रही हैं। वट पिक्चर ऑफ अ सिंधी वुमन डज पोइट क्रिएट, जो सिंधी वुमन है उसकी जो कौन सी पिक्चर है जो शायर ने इनके कौन सा रूप दिखाया है ये कह लें। द पोइट सेज दैट द सिंधी वुमन मूव स्मूथली लाइक अ वेव ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कहना जो सिंधी वुमन है ना वो ऐसे चल रही है जैसे पानी की सतह पर वेव चलती है। ही इज बेयर फुटेड बट वॉक ग्रेसफुली, वो नंगे पाँव चल रही है लेकिन बड़े दिलकश अंदाज से चल रही है। शी विद अ स्टोन पुट ऑन हर हेड, वो अपने सर पर पत्थर रखे हुए है। गोज कंफर्टेबली टू हर डेस्टिनेशन, और अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ बड़े आराम सुकून से चल रही है। यहाँ पर पत्थर से मुराद है स्टोन पॉट, मतलब के पत्थर का यानी कि बर्तन रखे हुए जिसे हम घड़ा कहते हैं। हाउ डज दी सिंधी वुमन क्रॉस, सिंधी वुमन जो है ना वो क्रॉस किस तरह करती है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ पास सिंधी वुमन हैज टू क्रॉस, किस किस्म के रास्ते जो है ना उसको गुजरना पड़ता है। डू द हर्डल ऑन द वे पोज हर एनी थ्रेड, या रास्ते में रुकावटें जो हैं उसके लिए किसी किस्म का कोई खतरा पैदा करती हैं। शी पासिस थ्रो स्टोन्स, वो पत्थरों गार्बेज कचरे क्रम्स ऑफ ग्लास शीशे के टुकड़ों इन कराची श्रम, कराची के कचरे के ढेरों में से गुजरती है। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, वो इन सब से खौफजदा नहीं होती। कि पासिस थ्रू ऑल दीज हर्डल विदाउट एनी फियर, वो इन तमाम रुकावटों में से बगैर किसी डर के गुजर जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 23 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, what kind of feeling does the poet create in the reader's mind? What is the message or moral lesson of the poet want to convey? What was the message, central idea, critical appreciation of this poem? ये जो रीडर वाली है ना उसके बारे में ये ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया बताना है। After reading the poem, the reader feel that nothing is permanent in this world and one should be very humble. इसको पढ़ने के बाद जी ये महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। एवरीथिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। इवन द मेमोरियल्स डू नॉट लिव लॉन्ग, हत्ता कि यादें जो है ना वो भी नहीं रहती। इसलिए मैं पोएम आपको बता दूं कौन सी है ये जो सेंट्रल आइडिया ना ये जी ओzymandias जो पोएम है उसकी है, उसका ही है, ठीक है जी। उसके बाद राइट व्हाट व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, जो सफ़र करने वाला उसने रेगिस्तान में क्या देखा। द ट्रैवलर सा अ ब्रोकन स्टैचू इन द डेजर्ट, उसने एक टूटा हुआ मुजस्मा देखा रेगिस्तान में। द स्टैचू वाज ऑफ एन एंशियंट किंग, ये एक पुराने बादशाह का जो मुजस्मा था। देयर वर ओनली टू हंग्स लेग्स स्टैंडिंग, सिर्फ देयर वर टू ओनली टू हंग लेग्स स्टैंडिंग। जी, तो इसका मतलब हुआ देयर वर ओनली टू ह्यूज लेग स्टैंडिंग, वहां पर सिर्फ दो टांगे खड़ी थी। हेड वाज ब्रोकन, सर टूटा हुआ था। एंड संक इन द सैंड, और रेत में डूबा हुआ था, कह रहे। व्हाट डज द स्पैरो होल्ड इन हर बीक, जो चिड़िया है वो अपनी चूंच में क्या लेके उसने क्या पकड़ा हुआ है। वाई इज मदर स्पैरो होल्डिंग अ मिलट इन हर बीक, जो मदर स्पैरो है यानी कि चिड़िया है उसने अपनी वो चूंट है उसके अंदर उसने मिलट जो है वो क्यों पकड़ा हुआ है। जी, तो मिलट मतलब अनाज का दाना हो गया। उसके बाद जी इसका आंसर है द मदर स्पैरो इज होल्डिंग अ ग्रेव ऑफ मिलट इन हर बीक, जो चिड़िया है यानी कि माँ चिड़िया वो अपनी चूंच में जो है एक अनाज का दाना पकड़े हुए है। शी वांट टू फीड इट
टू हर 10 हंग्री यंग वंस, और वो इसे अपने 10 भूखे बच्चों को खिलाना चाहती है। शी कैन नॉट डिसाइड टू whom she should feed it and whom she should solace, और वो यानी कि ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो किसे खिलाए और किसे तसल्ली दे। हाउ मैनी यंग वंस आर टू बी फीड, कितने यानी कि बच्चों को खाना खिलाया जाना है। द स्पैरोज यंग वंस आर 10 इन नंबर, चिड़िया के जो बच्चे हैं वो 10 हैं। दे हैव नो फीदर्स, उसके ऊपर कोई पर नहीं है। दे आर सो स्मॉल दैट दे मेरली लुक लाइक बीक्स, वो बहुत छोटे हैं और वो दे मेरली लुक लाइक बीक्स, वो चूंच की ही तरह यानी कि दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह चूंचे नहीं है उनकी वही नजर समझे आ रही हैं। What has the poet described in the poem? What is his moral lesson of the poem The Feed? द फीड है ना, जो ये स्पैरो वाली जो पोएम है, इसका जो मॉडल लेसन है वो क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द फीड? व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम फीड? ठीक है, आगे उस पोएम का नाम जरूर पूछेगा आपसे, वो इसके बारे में थीम लिखिए। दिस पोएम इज अ ट्राइब्यूट टू अ मदर हु इज अ सिंबल ऑफ प्योर लव। ये जो नज़म है ना, ये एक अकीदती कहते हैं कि ट्राइब्यूट की गई है इसको, माँ को, क्योंकि माँ को हराज तहसीन पेश करने के लिए ये नज़म लिखी गई है। हु इज सिंबल ऑफ प्योर लव, जो कि खालस मोहब्बत की अलामत है। इट गिव्स अस द लेसन ऑफ ब्रदरहुड, और ये हमें भाईचारे का सबक देती है। वी फील दैट वी शुड हेल्प द हंग्री एंड नीडी, और हम महसूस करते हैं कि हमें भूखों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। द पोइट आल्सो वांट टू से दैट इंस्टेड ऑफ इन्वेंटिंग वेपन्स ह्यूमन शुड प्रोड्यूस फूड, और शायर असल में ये कहना ये चाह रहा है कि इंसानों को बजाय हथियार वगैरह बनाने के खाना वगैरह तैयार करना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मदर स्पैरो, जो माँ चिड़िया है उसका क्या मसला है? व्हाट इज द डायलिमा ऑफ द मदर स्पैरो, जो माँ चिड़िया है उसकी उलझन क्या है? व्हाई इज मदर स्पैरो अनएबल टू फीड हर यंग वंस, जो माँ चिड़िया है वो अपने बच्चों को खाना यानी कि खिलाने के लिए क्यों काबिल नहीं है? व्हाई इज मदर स्पैरो वरीड, मदर स्पैरो क्यों परेशान है? The mother sparrow is worried because he has only one grain of millet in her beak. माँ चिड़िया इसलिए परेशान है कि उसकी चोंच में सिर्फ एक अनाज का दाना है। She is to feed 10 young ones, और जिसे 10 बच्चों को खिलाना है। Why does the poet call modern men as hello men? शायर ने जो जदीद जो लोग हैं उनको खोखला आदमी क्यों कहा है? उसके बाद व्हाट डू हेलो मैन मीन, हेलो मैन जो खोखले इंसान है उसका क्या मतलब है? हाउ आर हेलो मैन अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक जो खोखले इंसान है वो क्या है? द मॉडर्न मैन आर फेथलेस एंड मटीरियलिस्टिक, कहता जी जो जदीद दौर के लोग हैं ना वो खोखले इंसान जो है, मादा परस्त हैं, दुनिया यानी कि मादा परस्ती की दुनिया में यानी कि वो लड़ रहे हैं, उनका अंदर ईमान नहीं है, बेईमान है वो, ये कह सकते हैं आप। दे आर पर्पललेस, उनकी जिंदगी का मकसद कोई नहीं है। उसके बाद डिवाइड ऑफ काइंडनेस, वो शफकत, चैरिटी, जो चैरिटी मतलब खैरात एंड लव और मोहब्बत वगैरह इनके अंदर नहीं है। सो द पोइट कॉल दम हलमैन, इसलिए लोग शायर ने इन्हें खोखले इंसान कहा है। What is the greatest curse of the modern man in the light of poem Liar? कहता है जो पोइम लेयर है ना,
इसके अंदर शायर ने सबसे बड़ी जो लानत है, कर्ज, यही इसको कह सकते हैं, किसे कहा है? ग्रेटेस्ट कर्ज। या फिर व्हाट टाइप ऑफ डिलाइट वी मिस इग्नोर इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह की जो खुशियाँ हैं उसको इग्नोर कर देते हैं या मिस कर देते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इसमें। तो ये इसका आंसर होगा इट रिफ्लेक्ट देयर लाइट। सॉरी, ऊपर वाला आंसर है द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ द मॉडर्न मैन इज दैट ही हैज़ नो स्पेयर टाइम टू गो आउट इन द कंपनी ऑफ नेचर एंड रिफ्रेश हिमसेल्फ। कहते हैं जी जो अजीम तरीन जो लानत है आजकल के ज़माने की वो है कि इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो नेचर को, कुदरत को जाके इंजॉय करे, जाए और अपने आप को फ्रेश करे, तरोताज़ा करे। ही इज आल्सो बिजी इन दी वर्ल्डली अफेयर। वो दुनियादारी के मामलात में बस मसरूफ है, ये कह सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 32 वाला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द पोएम लेयर टीच अस। जो फुर्सत जो नज़म है इसने हमें क्या सबक सिखाया? गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, या फिर व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, व्हाट डज द पोएट एम्फसाइज इन लेयर। किस चीज़ का बयान के उन्होंने गौर किया है लेयर में? द मैसेज ऑफ द पोएम, अच्छा ऊपर वाला सवाल मिस हो गया, पहले वो पढ़ लें। हाउ डज द पोएट कंपेयर द स्ट्रीम इन द स्काई। यानी कि जो आसमान के ऊपर जो स्ट्रीम्स हैं उसका, नदियों का, यानी जो मुवाजना किससे किया है? वाई डज द पोएट कॉल द स्ट्रीम टू बी फुल ऑफ स्टार्स। और शायर ने नदियों जो हैं उनको सितारों से भरी हुई क्यों कहा है? हाउ कैन द स्ट्रीम बी फुल ऑफ स्टार। जो जो नदियां हैं वो सितारों से कैसे भरी हैं? ये व्हाट डू वी नॉट सी इन द ब्रॉड डे लाइट। जहाँ हम दिन की रोशनी में हम क्या नहीं देख सकते? इट रिफ्लेक्ट देयर लाइट्स। इसका आंसर जो था ना वो कुछ एक दो लाइन आगे पीछे दिया, मैंने सही किया। व्हेन द सन बीम्स फॉल ऑन द क्ले सरफेस ऑफ वाटर इट रिफ्लेक्ट्स देयर लाइट। कहता जी जब सूरज की जो रोशनी है ना वो पड़ती है ना किसके ऊपर, साफ पानी के ऊपर, वो अपनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि मुनकस करता है। दस द वाटर बिगेन टू शाइन लाइक स्टार। इसलिए जो पानी है वो सितारों की तरह चमकना शुरू हो जाता है। देन द स्ट्रीम लुक टू बी फुल ऑफ स्टार। तो इस तरह जो नदी है वो जो सितारों से भरी हुई नजर आती है। वी डू नॉट सी देम इन द ब्रॉड डे लाइट। हम दिन की रोशनी में इसको नहीं देख सकते। What lessons does the poem layer teach us। जो पोएम जो लेयर है वो हमें क्या सबक सिखाती है? गिव द सेंट्रल आइडिया। ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं, इसका आंसर देखिए। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट इंस्टेड ऑफ लिविंग अ पुअर लाइफ, के बजाय गरीब गुरबत की जिंदगी गुजारने के, वी शुड लिव अ फ्री एंड हैप्पी लाइफ। हमें आज़ाद और खुशी वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। वी शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ अराउंड अस। हमें अपने इर्द गिर्द की जो खूबसूरती है उसको लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो वाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम वाज रसूल ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के पैगंबर थे। ही वाज थ्रोन इन टू द फायर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव अप हिज फेथ। इनका वो अपना ईमान को यानी कि ना छोड़ने की वजह से उनको आग में फेंका गया। इन अल्लाह फेथ, अल्लाह पर यानी कि अपना ईमान इनके छोड़ने की, उनको यानी कि कहा गया कि ईमान अल्लाह पे यानी कि छोड़ दें, उन्होंने ना छोड़ा, फिर उनको आग में फेंका गया। बट ही रिमेन्ड सेफ एंड साउंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो वो अल्लाह की जो है करम नवाजी की वजह से बिल्कुल महफूज रहे आग में फेंके जाने के बावजूद। व्हाट इज वर्स देन स्लेवरी। यानी कि वर्स देन स्लेवरी, गुलामी से बदतर यानी कि क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू उलमा इकबाल इट इज़ वर्स देन स्लेवरी टू हैव नो फेथ। यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी ईमान ना रखना ये गुलामी से बदतर है। इफ अ पर्सन हैज नो फेथ इन अल्लाह, अगर एक किसी भी इंसान का अल्लाह पर कोई यकीन नहीं है, ही इज स्लेव टू एवरीथिंग, वो हर चीज़ का गुलाम है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। हु कैन नॉट कम्पीट विद द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का। मक्का की जो तहजीब है
कौन इस मुकाबला नहीं कर सकता? वेस्टर्न यूनियन नेशंस कैन नॉट compete with the civilization of मक्का। मगरबी अक़वाम मक्का की तहजीब का मुकाबला नहीं कर सकती। The Europeans are deprived of unity because they have no center like Makkah that can bind them in one string। कहता जी यूरोपियन जो है ना वो उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी दरमियानी चीज़ है जहाँ पर ये मरकज़ है जहाँ पर वो इकट्ठा हो सके, या कोई ऐसी रस्सी नहीं है जिसको पकड़ के वो मजबूत हो सके जो इनको बांध सके। वट हैज़ मेड द एफर्ट ऑफ द मुस्लिम फ्रूटलेस। कौन सी क्या चीज़ है जिससे मुसलमानों की जो कोशिश है ना उनका बेसमर है। द मुस्लिम आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम। मुसलमान जो है इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करते, ना कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। उनका पक्का ईमान भी नहीं है। दे आर नॉट यूनाइटेड। वो यानी कि इकट्ठे नहीं है, इत्तेहाद नहीं है इनके अंदर। दैट इज वाई ऑल देयर एफर्ट आर प्रूविंग यूजलेस एंड फ्रूटलेस। यही वजह है कि उनकी तमाम जो कोशिशें हैं ना उनका कोई फायदा नहीं है, उनका बेसमर है वो। वाई डू पीपल लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस। लोग जो हैं वो यानी कि पावरलेस हेल्पलेस बेयार मददगार और कमजोर क्यों है। अंडर वट सर्कमस्टांसिस द विक्टिम्स हैड टू पास थ्रू। इनके मुतासिर को किन हालात में से गुजरना पड़ता है, या वट हु शेयर द मोन्स एंड लेसन द ग्रूम ऑफ द पीपल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, ये सवाल है, इन तीनों का यानी कि जवाब एक ही हमारे पास। द अटॉमिक अटैक brought about great destruction in Japan। यानी कि जापान के ऊपर जो हमला हुआ था एटमी, उसने बहुत तबाही का बायस बना वो। द पीपल वर टेरिफाइड हेल्पलेस। लोग जो थे वो डरे हुए थे और बेयारो मददगार थे। वाउंडेड एंड बर्न्ड। जख्मी थे, जले हुए थे। देयर वाज नो वन टू कंसोल देम। और उनको तसल्ली देने वाला भी कोई ना था। डिस्क्राइब द सीन ऑफ डिवास्टेशन। जो डिवास्टेशन मतलब तबाही, तबाही का जो मंजर है उसको यानी कि बयान कीजिए। तबाही की जो है मंजर कशी करनी है। एवरीथिंग इंक्लूडिंग, हर चीज़ जिसमें शामिल है। दरख्त प्लांट्स यानी कि ट्रीज प्लांट हाउसेज वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। दरख्त पौधे घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। द थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड। हज़ारों लोग मारे गए। एंड अदर्स वर सीरियसली इंजर्ड। और जो बाकी बचे वो बहुत शदीद जख्मी हुए। 39 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ डिड जापानीज बेयर द पेन ऑफ द ब्लैक डे। तो जापानियों ने इस यौम स्याह के दौर को कैसे सहा। वाई डज द पोइट पे ट्राइब्यूट टू जापानीज। यहाँ शायर जापानियों को खराज तहसीन क्यों पेश करता है। या फिर हाउ डज द जापानीज बेयर द हार्डशिप ऑफ द ब्लैक डे। जापानियों ने जो यौम स्याह है उसकी सख्तियों को कैसे बर्दाश्त किया। हाउ डिड द जापानीज रिक्रिएट देयर ग्लोरी आफ्टर एटॉमिक अटैक। या फिर जापानियों ने एटॉमिक हमले के बाद अपनी शान को कैसे दोबारा पैदा किया। इन स्पाइट ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन, शदीद तबाही के बाद या बड़ी तबाही के बाद जापानीज डिड नॉट लूज हार्ट। उन्होंने हिम्मत ना हारी। दे अरोज फ्रॉम द एशेज एंड बिकेम द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे कि एशेज मतलब कि गिरदो गुबार से उठे और दोबारा दुनिया की एक माशी पावर, बड़ी माशी पावर बन गए। When does a person remember Allah? इंसान अल्लाह को कभी याद करता है। यूजली अ पर्सन रिमेंबर अल्लाह व्हेन ही फेसेस हार्डशिप ट्रबल और व्हेन ही इज डेयर। कहता जी अल्लाह को इंसान तब करता है या जब उसको मुश्किलात का सामना होता है, या वो मुश्किलात में शिकार हो, या फिर उसके प्यारे जो हैं वो मुश्किलात में शिकार हो। वाई डज अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ फ्रेंड। कहता जी दोस्त जो है उसकी वफात के बाद इंसान बेयार और मददगार महसूस करता है या होता है। डेथ ऑफ अ फ्रेंड इज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट व्हेन अ पर्सन फाइंड नो सोल्यूशन टू अवॉइड डेथ।
कहता है जी दो दोस्त है उसकी जो वफात है एक काफ़ी तकलीफ दे वाक़या है। जब एक इंसान को कोई हल नहीं मिलता तो मौत से बचने का, ही फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, वो दोस्त की वफात पे बेयार मददगार होता है। अ सिंसियर फ्रेंड गिव्स यू गुड कंपनी एंड सपोर्ट, एक जो मुखलिस दोस्त होता है वो आपको एक अच्छा साथ और एक अच्छी यानी कि सपोर्ट देता है, आपको ताउन देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट हुज लव इज बुल्ला इन लॉस, ये बुल्ले शाह वाला की नज़म है हमारे पास सब। कह रहा जी बुल्ला जो है वो किस घाटे में है, ठीक है, किसके नुकसान, किसकी मोहब्बत के बगैर घाटे में है। What conclusion does the poet arrive at as expressed in the last three lines of the poem? कि आखिरी जो तीन लाइनें हैं ना नज़म की, उसमें क्या नतीजा निकाला है शायर ने। विदाउट अल्लाह's लव, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, बुल्ला इज इन लॉस, बुल्ला जो है वो घाटे में है। ही रियलाइज दैट विदाउट अल्लाह's लव, उसने यानी कि ये चीज़ पहचान ली है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर मैन इज़ गुड फॉर नथिंग, कि इंसान जो है वो इंसान की बेहतरी किसी में नहीं है। इट इज़ द पावर एंड द कंट्रोल ऑफ अल्लाह's लव दैट गिव्स लाइफ टू द मैन। कह रहा है ये अल्लाह की जो ताकत है और अल्लाह का जो इख्तियार है उस जो इंसान को ज़िंदगी देता है। नेक्स्ट 43 हमारे पास है, वाई डिड मंसूर माउंट द गैलोस, जी तो मंसूर फांसी पर क्यों चढ़ा। मंसूर हैड ग्रेट लव फॉर अल्लाह अलमाइटी, मंसूर का जो है ना अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है, मोहब्बत थी उसके लिए। ही हैड नॉट केयर फॉर दिस वर्ल्डली लाइफ, उसने इस दुनिया की जो ज़िंदगी है ना उसकी कोई परवाह ना की। उसके बाद ही माउंटेड द गैलोस जस्ट टू कट हिज हेड ऑफ इन द वे ऑफ अल्लाह, तो उस वो अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटवाने के लिए फांसी की घाट पर चढ़ा। हाउ मैनी एट्रीब्यूट आर मेंशन इन द पोइम, यानी कि किस किस्म के जो एट्रीब्यूट है यानी कि खूबियाँ हैं वो इस नज़म में बयान की गई हैं। विच आर द थ्री मेन एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एज अपॉइंटेड बाय जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन रूमी ने अल्लाह ताला की कौन सी जो खूबियाँ हैं या औसाफ हैं या कौन से तीन औसाफ है जिसका नज़म में जिक्र किया है, वो है जी हमारे पास थ्री एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी वर मेंशन इन द पोइम, तीन खूबियाँ अल्लाह ताला की यानी कि इस नज़म में बयान की गई हैं। दीज आर ऑल सीइंग, यानी कि अल्लाह सब देख रहा है, ऑल हेयरिंग सब सुनने वाला है, एंड ऑल नोइंग सब जानने वाला है। अल्लाह ऑलमाइटी ऑब्जर्व एवरी वन एंड एवरीथिंग एवरीवेयर, अल्लाह ताला हर एक को और हर चीज़ को हर जगह देखता है। अल्लाह ऑलमाइटी लिसन टू एवरी साउंड एंड एवरी स्पीच ऑल द टाइम, अल्लाह ताला हर आवाज़ और हर बात जिनको हर वक्त सुन रहा है। अल्लाह ऑलमाइटी नोज इवन द सीक्रेट इन द हार्ट, अल्लाह दिलों के राज भी जानता है। व्हाट डज मेक वन स्केयर ऑफ साइनिंग, ये है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 45। क्या यानी कि चीज़ हमें डराती है गुनाह करने से। वन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एट्रीब्यूट ऑल सीइंग, यानी कि अल्लाह ताला की एक जो खूबी है वो हर चीज़ देख रहा है। इट मीन दैट अल्लाह ऑलमाइटी इज सीइंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ को देख रहा है। दिस मेक वन सेकंड ऑफ साइनिंग, इनके हाँ ये जो है ना डराता है गुनाह करने से सबको। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, गॉड की जो एट्रीब्यूट है यानी कि औसाफ है उसके क्या असरात हैं, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अल्लाह's एट्रीब्यूट, हाउ डू गॉड्स एट्रीब्यूट हेल्प अस टू रिफाइन आवर लाइफ। द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी आर इफेक्टिव फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडिंग अ विर्चुअस लाइफ, अल्लाह ताला के सिफाती नाम किरदार साजी और पारसा जिंदगी गुजारने में मुअस्सर हैं। दे मेक अस अवॉइड कमिटिंग सिंस, वो हमें गुनाह करने से रोकते हैं। स्पीकिंग फॉल लैंग्वेज, झूठ बोलने से रोकते हैं।
इन आवर डिस्कशन, अपनी बातचीत में, एंड प्लॉटिंग एनी इवल अगेंस्ट एनीवन, और किसी के खिलाफ साजिश करने से रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोइट, जो शायर है उसका जो ख्वाब है वो क्या है। ये नज़म है जी हमारे पास, इस नज़म में यह जी द लाइट सॉन्ग, ये नज़म हमारे पास। The dream of the poet is that he want to establish good relationship with every beautiful and fruitful object of the universe. उसका ये ख्वाब है कि वो दुनिया में मौजूद हर खूबसूरत और हर फायदेमंद चीज़ जो है ना उसके साथ अपना अच्छा रिश्ता कायम करना चाहता है। What are the things that keep a person alive? तो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान को जिंदा रखती हैं? Man's good relation with earth, its large and beautiful object of nature keep him alive. इंसान का अल्लाह ताला, ज़मीन और उसकी चीज़ों से मोहब्बत करना जो है ना वो इंसान को ज़िंदा रखता है, या अच्छा रिश्ता जो है ना वो इंसान को ज़िंदा रखता है। ऑल द ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर हिम। कहता जी दुनिया की तमाम खूबसूरत और फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं ना उसके लिए एक खुशी का ज़रिया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव, मोहब्बत का क्या नतीजा होता है। व्हाट इज़ द सेंस एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस, जितने भी मज़ाहब हैं उनकी अहमियत क्या है, या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी पर मोहब्बत और प्यार का क्या असर होता है। ये है जी इसका सवाल। द इफेक्ट ऑफ लव इज़ पावरफुल एंड प्लेजेंट, मोहब्बत का जो असर ताकतवर और खुशगवार होता है। इट टर्न द प्रॉब्लम एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ इनटू प्लेजर, वो ज़िंदगी की मुश्किलात और जो है मसाइल को किसमें चेंज कर देता है, खुशियों में, एंड जॉयज और मसरत में। इट इज़ द एसेंस ऑफ आवर रिलीजन, और यही तमाम जो मजहब है ना उनकी रूह है कह लें। What happen when life is not of deed but is full of words? कहता क्या होगा जब जिंदगी सिर्फ अमली काम करने का नाम ना हो, सिर्फ अल्फाज का नाम हो। ये कहना चाह रहा है, तो मतलब कि इंसान सिर्फ बातें ही करे कुछ ना। इसका क्या मतलब है। व्हाट इज मोरल लेसन, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। व्हाट इज द मेंट बाय अ मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स। ये जो पोइम है ना, मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स, इसका जो सेंट्रल आइडिया है। द पोएट डिस्क्राइब दैट एन इनएक्टिव एंड टॉक्टिव पर्सन इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स। कहता है कि एक जो इनएक्टिव काहिल इंसान कह लें और जो बातें करने वाला इंसान है वो ऐसे बाग की तरह है जो सिर्फ जड़ी बूटियों जो जो है वो घास वगैरह से बढ़ा हुआ है। अ मैन मस्ट ऑलवेज कीप हिमसेल्फ बिजी इन सम फ्रूटफुल एक्टिविटी, इंसान को किसी न किसी फायदेमंद काम में बिजी रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। वाई डज द पर्सन क्वेश्चन हिज सेंस व्हेन द फैक्ट फेल हिम। एक इंसान जो है ना वो अपने आप से सवाल क्यों करता है, ठीक है, जब वो किसी हकीकत में वो फेल हो जाता है। ये आखिरी पोएम का एक ही सवाल है बस हमारे पास, ठीक है, इसको हम करते हैं। इनके किस तरह हकायक को किसी को नाकाम कर देते हैं, या फिर वो अपनी अक्ल व फहम पर शुबा क्यों करता है। ये इसका मतलब है। पर्सन हु डज नॉट ऑब्जर्व थिंग्स क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली, कि ऐसा इंसान ऐसे जो चीज़ों का मुशाहदा तनकीदी और साइंसी अंदाज से नहीं करता। बिकम्स डल, वो क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ही ट्रस्ट हिज क्लियर इमेजेस विदाउट रिसर्च, वो बगैर तहकीक के अपने वाज़ेह तसव्वुरात पर इत्मीनान करता है। व्हेन द फैक्ट फेल हिम, जब हकायक इसकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरते यानी कि वो नाकाम हो जाता है। ही बिकम्स डाउट अबाउट हिज सेंस, तो वो अपने हवास के बारे में मशकूक हो जाता है। नहीं जी, ये सारी 20 की 20 जो नज़में हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, आपको समझा दिए हैं तर्जुमे के साथ। अब आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।